हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे आज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर फुल्ली, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। महात्मा गांधी, जिनका जन्म हुआ था 1869 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1948 में। टॉपिक्स अबाउट ऑथर। चलिए महात्मा गांधी के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं। तो इसके राइटर है महात्मा गांधी, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1869 एंड डेथ ऑफ डेट, इनकी निधन हुई थी 30 जनवरी 1948 को। फादर्स नेम, हिज फादर्स नेम इज करमचंद गांधी, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। मदर्स नेम पुतलीबाई, इनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। चलिए नेक्स्ट। वाइफ नेम, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। ये गांधी जी के बारे में कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है क्योंकि वो इस चैप्टर के राइटर है। वेंट टू साउथ अफ्रीका, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए कब? 1893 को। 1893 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए एंड रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915। 1915 को ये साउथ अफ्रीका से वापस रिटर्न इंडिया आ गए। उसके बाद वे चंपारण गए 1917 में एंड completely dominated इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को कम्प्लीटली डोनेट किया 1915 से 1948 तक। पूरा एकदम, जब तक उन्होंने देश को संपूर्ण समर्पण न कर दिया तब तक वो पॉलिटिक्स में शामिल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, वो एक स्पिरिचुअल लीडर लीडर से भी कहीं अधिक थे। उन्होंने देश के लिए बहुत किया, इसलिए वो उसको लीडर के भी कैटेगरी से ऊपर रखा गया है। उनका एक ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है। ही रोट न्यूमेरियस आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। उन्होंने यंग इंडिया के लिए न्यूमेरियस आर्टिकल्स लिखे हैं। ही रोट न्यूमेरियस आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना मेन हथियार बनाया ब्रिटिश रूल को से लड़ने के लिए। यानी वो हमेशा सत्य और अहिंसा के राह पे चलते रहे, उसी को अपना मेन हथियार बना के उन्होंने ब्रिटिशर्स का सामना किया। ही वॉज अ लॉयर, वो एक लॉयर थे। ग्रेट लीडर, एक महान नेता, क्रांतिकारी नेता। पॉलिटिशियन थे एंड राइटर, और वो एक कवि भी थे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हमारा टॉपिक है। ये कैसा टाइप है? ये ऐसे टाइप है। ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? ऐसे टाइप है। ये ऐसे टाइप में आता है। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, इसको लिया गया है हिज ऑटोबायोग्राफी, इनके ऑटोबायोग्राफी से, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। इनको लिया गया है इनके ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ से। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग लेकर आए हैं ताकि चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप अगर हिंदी समझ जाते हैं तो इंग्लिश ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर इंग्लिश समझते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। दोनों लैंग्वेज में समझना जरूरी है, इसलिए हम बाय लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज लेकर आए हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़
evolved is not to be beaten in the world. गांधी जी विश्वास करते हैं कि जो सभ्यता वो भारत में है उसको कभी भी कोई पराजित नहीं कर सकता है. Nothing can equal the seed sown by our ancestors. कोई भी हमारे सभ्यता जो हमारे पूर्वजों द्वारा जो बीज बोया गया है उसके बराबर नहीं है. कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता जो हमारे पूर्वज करके गए हैं. रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, the might of the pharaohs was broken. Japan has become westernized of China. Nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation. इसका मतलब हुआ, चलिए अब यहाँ से दिक्कत आपको होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप हिंदी में भी कंटिन्यू करते हैं. रोम नष्ट हो गया, रोम बर्बाद हो चुका है. यूयान जिसको ग्रीस, ग्रीस का भी वही भाग्य हुआ. फिरौन्स जो कि एक कंट्री है, फिरौन्स की महान शक्ति टूट गई. जापान वेस्टर्न सिविलाइज सभ्यता का अनुकरण करने लगा, वो भी उसको फॉलो करने लगा. चीन के विषय में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, परंतु भारत आज भी किसी न किसी रूप से अपनी नींव पर आधारित संगठित बना हुआ है. इससे गांधी जी कहना चाहते हैं चीन, ग्रीस, ये सारे चाइना जो है सब वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ओर चले गए हैं. सारे अपने आप को वेस्टर्नलाइज कर लिए. बट भारत आज भी अपने जगह पे खड़ा है, अटल है, अपनी नींव रखी हुई है. वह अभी भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का गुलाम नहीं बना है. द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेंस ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी. द पीपल ऑफ यूरोप लर्न, यूरोप के लोग और यूनान, यानी यूरोप के लोग और यूनान के रोम के महान पुरुषों की रचनाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जबकि सभ्यताएं अब अपने पूर्व वैभव के अस्तित्व में नहीं है. उनसे सीखने का प्रयास करते हुए यूरोपवासी यह कल्पना करते हैं कि वे ग्रीस और रोम की भूलों का सच सच बच जाएंगे. यही उनकी दयनीय अवस्था है. यानी वे चाहते हैं कि इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखते हुए यूरोपियंस इमेजिन सोचते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स, वे गलतियों से बच जाएंगे. ग्रीस और रोम एंड रोम दोनों, सच हिज देयर पिटेबल कंडीशन, लेकिन यह उनकी दयनीय अवस्था है. चलिए आगे बढ़ते हैं. पैराग्राफ 2. इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच इंडिया रिमेन इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी. इन सभी परिस्थितियों के बीच भारत अटल है और यही उसकी महानता को दर्शाता है. भारत इन सभी परिस्थितियों में अभी तक नहीं मिला है और अपने सिद्धांत पे टिका हुआ है. यही भारत को महान बनाता है. इन मिस्ट ऑफ इंडिया इज रिमेन्स इमूवेबल एंड देयर ग्लोरी. चलिए. इट इज अ charge against it is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that is it not possible to induce them to adopt any changes. यानी भारत पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसके उसके लोग इतने असभ्य हैं, यानी इतने अज्ञानी हैं और मंद बुद्धि के हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है. ये हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है. इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट. यह आरोप हमारे गुणों के विरुद्ध लगाया गया है, जिसे अनुभव की कसौटी पर रख दिया जाता है. इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट. व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द well of experience, we dare not change. Many trust their advice upon India, and she remains steady.
यहाँ सी भारत माता को दर्शाया गया, इसलिए सी का प्रयोग किया गया है। स्टडी, दिस इज हर ब्यूटी, दिस इज द सीट ऑफ एंकर ऑफ आवर होप। जिसे हमने जिसे हमने अनुभव की कसौटी पे परख लिया है और सत्य पाया है, परख लिया और सत्य पाया है, उसे बदलने का साहस हम नहीं करते। बहुत से लोग अपना परामर्श भारत पर थोपना चाहते हैं, फिर भी वह अस्थिर है। भारत अभी भी स्थिर है, वो किसी के ऊपर नहीं कुछ करता है और अपने अपने फैसले पर कायम है, अडिग है, बना हुआ है। यही उसकी सुंदरता है, उसकी ब्यूटी है, और यही इसकी आशा का मजबूत आधार है, और यही भारत के मजबूत बेस का आधार है। यही भारत को मजबूत बनाए हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट which points out to man the civilization is the mode of conduct which points out to man the path of duty। भारत सभ्यता का आचार की वो पद्धति जो मनुष्य के कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। कर्तव्य का पालन और नैतिकता का पालन दोनों ही एक अर्थ रखते हैं। परफॉर्मेंस ड्यूटी एंड देयर ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरालिटी आर कंजर्वेटिबल टर्म्स। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इट इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। यह हमारी नैतिकता के पालन करने का अर्थ है, अपने मन और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना है। तो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। ऐसा करने ऐसा करने पर हम वास्तविक रूप से पहचान पाते हैं कि गुजराती भाषा में सभ्यता के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, उसका अर्थ है सदाचार। यानी गुजरात में जो सब गुजराती भाषा में सभ्यता के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है, उसका अर्थ है सदाचार। नेक्स्ट, इन दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये परिभाषा सही होता है, देन इंडिया, तब इंडिया, भारत, एज सो मेनी राइटर्स हैव वी सोन, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। का मतलब यह हुआ, यदि भारतीय सभ्यता की परिभाषा को सही मानी जाए, तो जैसा कि अनेक लेखकों ने सिद्ध किया है, भारत को किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा होना सही भी है, क्योंकि भारत हमारा बहुत बड़ा कंट्री है, और हमारा कंट्री किसी किसी से सीख नहीं ले, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ देख सकते हैं कि कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा होना ही उचित भी है, ऐसा होना भी चाहिए। नेक्स्ट, वी नोटिस दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। We noticed that mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants। हम लोग नोटिस करते हैं कि हमारा दिमाग जो है, वो एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है, यानी एक आज़ाद पंछी की तरह है। जितना ये चाहता है, ये और उतना ही चाहता है। द मोर इट गेट, द मोर इट वांट्स। इसको जितना मिले, ये उतना और चाहता है। एंड स्टिल रिमेन सेटिस्फाइड, और उतना चाहने के बावजूद ये असंतुष्ट है। द मोर we indulged in our passions, the more unbreedable they became। यानी हम जितना अधिक अपनी इच्छा और वासनाओं पर लिप्त हो जाते हैं, वे उतनी ही अधिक उच्छृंद अ, उच्छृंदल हो जाती है। Our ancestors therefore set a limit to our indulgence indulgence। They saw that happiness was largely a mental condition। हमारे पूर्वज कहते हैं हमारे पूर्वज कहते हैं हमारे पूर्वज हमारी भोग विलास की प्रवृत्तियों पर, सीमाओं पर निर्धारित किए। हमारी इच्छाओं पे उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाए, सीमाएं बांध दी, जिससे यह समझ में आता है कि सुख सुख मुख्य रूप से मन की अवस्था पर निर्भर करता है। सुख मुख्य रूप से हमारे मन पे डिपेंड करता है, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा।
अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। अब ऐसा जरूरत नहीं है कि एक आदमी आदमी है खुश है क्योंकि वह अमीर है, और दुखी है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अमीर लोग अक्सर नाखुश पाए जाते हैं, यानी अपने खुश नहीं रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब हमेशा खुश रहते हैं। यानी अमीर सुखी से नहीं रह पाते हैं और गरीब हमेशा सुखी रहते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर। संसार में करोड़ों लोग सदैव गरीब ही पैदा होते हैं। यानी हमेशा अमीर हमेशा खुश रहे ऐसा जरूरी नहीं है। अमीर आदमी दुखी रहते हैं, यानी उन्हें सुख की प्राप्ति बहुत कम होती है, और गरीब आदमी हमेशा खुश रहते हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे देश में सभी लोग गरीब ही पैदा लेते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। संसार में करोड़ों लोग सदैव निर्धन ही रहेंगे और हमेशा गरीब ही रहेंगे। गरीब पैदा होते हैं और हमेशा गरीब ही रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, आवर एंसेस्टर डिसऑर्जेज अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमारे पूर्वज हमारे हमें लग्जरी लाइफ से दूर रहने के लिए कहते हैं। यानी लग्जरी लाइफ जिस आरामदायक चीज़ों से हमें दूर रखते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, आवर एंसेस्टर डिसऑर्जेज अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर। आरामदायक जिंदगी से हमें दूर रहने के लिए कहते हैं। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लफ एज एग्जिटेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। क्योंकि जिसका मीनिंग है हम आज भी उसी प्रकार के हल का उपयोग करते हैं आ रहे हैं जैसा हम हजारों वर्ष पहले प्रचलित था। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ cottages that we have in former times, and our indigenous education remains the same as before. We have had no system of life corresponding component competition. गांधी जी कहते हैं हम आज भी उसी प्रकार के हल का प्रयोग करते आ रहे हैं जैसा हम बहुत साल पहले भी किया करते थे। ये हमारी सभ्यता आज भी नहीं बदली है। हम वैसे ही झोपड़ी में उस समय भी रहते थे, वैसे ही झोपड़ी में आज भी रहते, ये भी आज अभी तक नहीं बदली है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो पहले था वो भी चलता आ रहा है, वो भी हमारा चेंज नहीं हुआ है। और ये हमारे जीवन को बहुत छीन कर देने वाली प्रतिस्पर्धा पर कोई व्यवस्था नहीं रही है। यानी हमारी जीवन पे इन्होंने ज़्यादा गहरा प्रभाव नहीं डाला है। ये सारा चीज़ जो पहले से होता हुआ आ रहा है वो अभी भी कंटिन्यू है। यानी बदलाव उतना भी हमारे देश में अभी नहीं हुआ है। देखते हैं आप, जैसे कुटिया झोपड़ियों का बनाए रखे हैं, पहले जैसे हुआ करती थी हमारी देश शिक्षा प्रणाली, पहले भी जैसी थी वैसे ही आज भी बनी हुई है। नेक्स्ट, दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वेयर a snare and useless, embarrassing, and that people would not be happy in them. They further reasons that large cities were a snare and uselessness, in encumbrance, encumbrance, and that people would not be happy in them. That therefore would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flustering in them, and that poor men would be robbed by rich men. They were therefore satisfied with small villages. यानी उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि बड़े नगर एक फंदे के समान है। यानी बड़ा नगर एक फंदे के समान है, यानी वो छोटे नगर पे हमेशा कब्जा करना चाहते हैं और निरर्थक बोझ बन जाते, और एक बोझ बन जाते, तथा उन उनमें लोग सुखी नहीं रह सकते। बड़े शहर में लोग सुखी नहीं रह सकते। वहाँ चोरों और डाकुओं के गिरोह पनपते हैं। वहाँ चोर और डाकू जो है वहीं से बड़े शहर से ही पैदा लेते हैं, वहीं से उनकी शुरुआत होती है। और वेश्यावृत्ति और अन्य दुर्गुण
दुर्गंध फैलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि सोसाइटी के लिए हानिकारक है, वो सब चीज़ वहीं से बड़े बड़े शहरों से शुरुआत होती है उनकी। और निर्धन लोगों का शोषण किया जाता है, धनवान लोगों द्वारा किया जाता है, यानी गरीब लोगों को पर हमेशा अत्याचार किया जाता है, रिच पीपल द्वारा, यानी अमीर आदमी हमेशा गरीब आदमी के ऊपर शोषण करते हैं। इसलिए वे छोटे छोटे गांवों से ही संतुष्ट रहे, इसलिए वो जो जहाँ रहते हैं छोटे गांव में वहीं पे रहे, संतुष्ट रहे, यह गांधी जी कहना चाहते हैं। पैराग्राफ 8, दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर swords were inferior to the sword of ethics, and they therefore held the flowerings of earth to be inferior to the rishis and the fakirs। यानी उन्होंने समझ लिया था कि राजाओं और उनकी तलवारों की शक्ति, उन्होंने समझ लिया था कि राजाओं और उनकी तलवारों की शक्ति नैतिकता की तलवार के सामने तुच्छ है। यानी गांधी जी कहना चाहते हैं कि जिसके पास पावर है, शक्ति है, ताकत है, उनके आगे सदाचार की नैतिकता आगे नहीं टिक सकती है, यानी सदाचार चारी लोग हमेशा कभी नहीं टिक सकते हैं, उनके पास पावर है, पावर ही सब कुछ है, इसमें ये कहना चाहते हैं। और पावर का मिसयूज करना गलत है, जो कि ये लोग करते हैं। इसी कारण वे पृथ्वी के शासकों को ऋषियों और फकीरों पर उनसे निम्न मानते हैं। ऐसी संविधात्मक व्यवस्था वाला राष्ट्र दूसरों से सीखने की अपेक्षा दूसरों को शिक्षा देने के लिए अधिक उपयुक्त होता है। देख सकते हैं, अ नेशन विथ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस फिटर टू अ रीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम द अदर्स। यानी ऐसी संविधान व्यवस्था, ऐसा व्यवस्था वाला राष्ट्र दूसरों से सीखने की अपेक्षा दूसरों को शिक्षा देने के लिए अधिक उपयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स। इस राष्ट्र में डॉक्टर है, लॉयर है, लेकिन सभी एक एक चीज में सीमित है, सभी किसी न किसी सीमाओं के बीच फंसे हुए हैं। एवरीबडी न्यू डैट, सभी लोग जानते हैं कि दीज प्रोफेशंस, ये सारे प्रोफेशंस वे आर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर, ये पेशे किसी रूप से श्रेष्ठ नहीं है। मोर एवर, ज़्यादातर दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, ये लोग लोगों को लूटते नहीं हैं, वकील्स और जितने भी है, और वकील्स हुए, वैद्स हुए, ये लोग लोगों को नहीं लूटते हैं। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंड डिपेंडेंट्स, नॉट देयर मास्टर्स। वे लोग उन्हें जनता का सेवक माना जाता है, न कि उनका स्वामी। जस्टिस वाज टोलेबलरी फेयर, न्याय व्यवस्था सामान्य रूप से काफी हद तक निष्पक्ष थी। यहाँ देख सकते हैं इनका मीनिंग लिखा हुआ है, निष्पक्ष थी। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, ऑर्डिनरी रूल था कि कोर्ट को रोकना। देयर वेयर नॉट टॉर्स टू ल्योर पीपल इनटू देम, यानी आम नियम यही था कि अदालतों से बचा जाए, लोगों को अदालतों में फंसने के लिए दलाल नहीं होते थे पहले। दिस एविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, यह बुराई केवल राजधानी नगरों में या उनके आसपास ही दिखाई देती थी पहले। These common people lived independently and followed their agricultural occupation, यानी केवल राजधानी नगरों में उनके आसपास ही दिखाई देती थी। साधारण लोग स्वतंत्र जीवन जीते थे और अपने कृषि कार्य में लगे रहते थे। साधारण लोग अपने कृषि कार्यों में लगे रहते थे और साधारण जीवन जीते थे। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और वे अपने होम रूल यानी घर में होम रूल का आनंद उठाते थे और उसी में खुश रहते थे। पैराग्राफ 9, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, गांधी जी द्वारा डिस्क्राइब किया गया
Indian civilization has been so described by its varieties. यानी मेरे द्वारा यानी गांधी जी के द्वारा जिस भारतीय संविधान का वर्णन किया गया है वही वर्णन उसके समर्थकों द्वारा भी किया गया है. In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. परफेक्शन. वे किसी भी भाग और किसी भी सभ्यता के अंतर्गत सभी मनुष्य पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सके हैं. The tendency of Indian civilization is to evaluate the moral being. That of the Western civilization is to propagate immorality. The latter is go godless. The former is based on a based on a belief in God. यानी भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति मनुष्य के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने की है. भारतीय सभ्यता की जो पद्धति है वो मनुष्य को की नैतिक पद्धति को ऊपर उठाना चाहती है, जबकि पाश्चात्य सभ्यता की प्रवृत्तियां अनैतिकता को फैलाने की है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो कल्चर है वो अनैतिकता को फैलाती है, जो कि हमारे सोसाइटी को खराब करती है. अनैतिकता. वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो ईश्वर विहीन है, वो भगवान से दूर है, जबकि भारतीय सभ्यता एक पर आधारित है. ये सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है. तो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग it it behaves every lover of India to cling to the old Indian civilization, even as a child killing to the mother's mother's breast. यानी ईश्वर में विश्वास पर आधारित है. इसलिए इस सत्य को समझते हुए और इस सत्य पर विश्वास करते हुए भारत से प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वह प्राचीन भारतीय सभ्यता से उसी प्रकार की दृढ़ता से जुड़ा रहे जैसे एक शिशु अपनी माँ के स्तन से रहता है जुड़ा हुआ. यानी गांधी जी कहना चाहते हैं कि हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बचना चाहिए और अपने जो सभ्यता है हमारा इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन उसको उस पे हमें अटल रहना है, उसी को फॉलो करना है और वेस्टर्न कल्चर को हमें नहीं शामिल करना है अपने देश में, से दूर रहना है. इसकी सलाह हमें गांधी जी ने दी है. आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट. आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट. गांधी जी वेस्टर्न कल्चर के हेटर नहीं है, उनसे इनको विरोध नहीं करते हैं उनका ये वेस्टर्न का. आई एम थैंकफुल टू द वेस्टर्न फॉर मेनी a thing I have learnt from Western literature. वेस्टर्न साहित्य से मैंने बहुत सी बातें सीखी है, इसके लिए मैं वेस्टर्न का आभारी हूँ. गांधी जी कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और इसलिए वे इसके सदैव आभारी रहेंगे. बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन. लेकिन वो मॉडर्न सिविलाइजेशन का भी शुक्रिया करते हैं फॉर टीचिंग मी डैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज इट्स फुलेस्ट हाइट must tell my countrymen thankfully that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, and that is that we must shun it at all cost. गांधी जी कहते हैं आधुनिक सभ्यता के प्रति मैं इसलिए भी आभारी हूँ कि उसने मुझे यह शिक्षा दी है कि यदि मैं भारत को उसकी पूर्ण ऊंचाई तक पहुंचते देखना चाहता हूँ तो मुझे अपने देशवासियों से स्पष्ट रूप से कहना होगा कि आधुनिक सभ्यता को लंबे अनुभव के बाद मैंने उससे एक ही सबक सीखा और और वह यह है कि
हमें हर हाल में उससे दूर रहना चाहिए। यानी गांधी जी कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन का तो वो हेटर नहीं है, लेकिन वो अपने सिविलाइजेशन का भी थैंकफुल इसलिए है कि उनसे उन्होंने सीखा है कि अपने देशवासियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि आधुनिक सभ्यता के लंबे अनुभव के बाद उनसे एक ही सबक सीखा है, और यह है कि हमें हर हाल में उनसे दूर रहना चाहिए। यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन कल्चर से हमें हर हाल में दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? आधुनिक सभ्यता क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। यह मटेरियल की पूजा है। यह वर्शिप ऑफ मटेरियल है। इट इज द वर्शिप ऑफ ब्यूटीनास। इट इज unadulterated materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization। यानी आधुनिक सभ्यता क्या है? यह भौतिक वस्तुओं की पूजा है। यह वर्शिप ऑफ मटेरियल है, यानी यह आधुनिक वस्तुओं की पूजा है। यह हमारे भीतर छिपी पशु वृत्तियों की पूजा है। यह शुद्ध और मिलावट रहित भौतिकवाद है। वास्तव में यह आधुनिक सभ्यता हर कदम पर भौतिक सभ्यता की विजय के विषय में नहीं सोचती, तो यह कुछ भी नहीं रह जाती। यानी गांधी जी कहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन एक ऐसा है, वर्शिप ऑफ मटेरियल है, जहाँ पे सामानों की पूजा होती है, जहाँ जो कि वेस्ट वेस्ट कल्चर को फॉलो करता है, वेस्टर्न कल्चर को। और यह और एक कदम पर यह वेस्टर्न सिविलाइजेशन विजय के विषय में नहीं सोचती। ये ट्रिम्प के विषय में नहीं सोचता है, और बाद में और एट लास्ट ये कुछ भी नहीं रह जाता है, और लास्ट में यह कुछ भी नहीं रहता है। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू विंग द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस। दोनों सभ्यताओं के गुणों की तुलना तुलना करना शायद अनावश्यक नहीं है, बल्कि निरर्थक भी है। दोनों सभ्यता की गांधी जी तुलना नहीं करना चाहते हैं, और अगर करते भी है तो वो निरर्थक भी है। इट इज लाइकली दैट द वेस्टर्न द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ civilization suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own respective spheres। यानी गांधी जी कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर ने अपने अपने जलवायु और परिस्थितियों के अनुरूप एक सभ्यता विकसित की हो, और उसी प्रकार हमने भी अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल एक सभ्यता विकसित की है। जैसे जैसे उसने एक सभ्यता की, इस प्रकार हमने भी एक सभ्यता विकसित की है। इस प्रकार दोनों ही सभ्यताएं अपने अपने क्षेत्रों पे उपयुक्त और अच्छी है। इसलिए गांधी जी ने दोनों सभ्यता को उपयुक्त और अच्छा बताया है, किसी के वो हेटर नहीं है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी उनके अकॉर्डिंग ठीक है, और इंडियन सिविलाइजेशन भी उनके अकॉर्डिंग ठीक है। The distinguished characteristics of modern civilization is an indefinite multiplicity of human bonds। आधुनिक सभ्यता की सबसे अलग पहचान मनुष्य की असीम इच्छाओं, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। यानी अगर देखा जाए तो आधुनिक सभ्यता की सबसे अलग पहचान यह है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो असीम है, अनिश्चित है, यानी जितना बढ़ा सके उतना है। हमारी इच्छा कभी कम नहीं होती, हमारी इच्छा बहुत बढ़ती रहती है। यहाँ जैसे लिखा हुआ है, आधुनिक सभ्यता की सबसे अलग पहचान मनुष्य की इच्छाओं की असीम और अनिश्चित यानी अनलिमिटेड वृद्धि है, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट civilization is an imperative restrictions upon and a strict regulating of these wants। प्राचीन सभ्यता की विशेषता
इन इच्छाओं पर अनिवार्य रूप से नियंत्रण रखना है और उन्हें कठोर अनुशासन में बांधना है। गांधी जी कहना चाहते हैं कि प्राचीन सभ्यता की जो विशेषता है विशेषता इन इच्छाओं पर अनिवार्य रूप से नियंत्रित करना है और इन्हें कठोर अनुशासन में बांधना है, यानी इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं हमें। द मॉडर्न और वेस्टर्न insatisfableness arises really from wants of living, faith in a future state and therefore also in dignity। यानी आधुनिक और वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की यह अतृप्ता है वास्तव में भी भविष्य के जीवन में जीवित विश्वास के अभाव से उत्पन्न होती है और इसी कारण ईश्वर में विश्वास की कमी से भी और ईश्वर में विश्वास की कमी से भी यह भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ 14। some of these some of these immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist। मॉडर्न मॉडर्न इन्वेंशंस के कुछ तात्कालिक और मॉडर्न यानी आधुनिक आविष्कारों के कुछ तात्कालिक और चकाचौंध कर देने वाले परिणाम इतने आकर्षक होते हैं कि उनका विरोध करना कठिन प्रतीत होता है। मॉडर्न सिविलाइजेशन में भी कुछ ऐसे इन्वेंशंस किए जाते हैं जिन जो हमें चकाचौंध करने वाले परिणाम देते हैं और वो इतने आकर्षक बन जाते हैं कि हम उनका विरोध नहीं कर सकते हैं। बट I have no manner of doubts that the victory of a man lies in that resistance। We we are in danger, हम लोग खतरे में of parting away the permanent good for a momentary pleasure। लेकिन मुझे संदेह इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि मनुष्य की वास्तविक विजय उसी विरोध में निहित है। हम क्षणिक सुख के बदले स्थायी कल्याण को खो देने का खतरे में पड़े हुए हैं। यानी हम थोड़े से सुख के लिए हम अपने पूरे सुख थोड़े से सुख के चक्कर में हम अपने पूरे एकदम स्टेबल लाइफ को खतरा में डाल रहे हैं। यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारे लाइफ को खतरे में डाल रही है। ये हमारे कल्चर को के लिए डेंजरस है। ये थोड़ा सा सुख के लिए हमारा कल्चर खराब होते जा रहा है। नेक्स्ट पैरा। just as just as in the west they have made wonderful discoveries in things material, similarly Hinduism and has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul। यानी जिस प्रकार वेस्टर्न कल्चर फिजिकल रूप से भौतिक वस्तुओं के क्षेत्र में अद्भुत खोजें की है, उसी प्रकार हिंदू धर्म ने भी धर्म, आत्मा और आध्यात्मिक क्षेत्र में उससे भी अधिक आश्चर्यजनक खोजें की है। यानी गांधी जी कहते सिर्फ वेस्टर्न कल्चर खोज नहीं करती है, बल्कि खोज हमारे हिंदू धर्म में भी है, जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में उससे भी आश्चर्यजनक खोजें की है, उससे भी बढ़कर खोजें की है हमारे हिंदू धर्म में। पैरा 16। But we have no eye for these great but we have no eye for these great and fine discoveries। लेकिन इस महान और सूक्ष्म खोजों को देखने के लिए हमारे पास दृष्टि नहीं है। लेकिन हमें यह मिलता ही नहीं कि ये कहाँ ये की है। हमारे पास दृष्टि ही नहीं कि हम इस यानी इस खोजों को देख सकें। We are dazzled by the material progress that western science has made। वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने जो विज्ञान में जो भौतिक यानी फिजिकल प्रगति की है, यानी जो डिस्कवरी की है, उसे हम अत्यधिक
चकाचौंध हो गए, उससे हम इतने प्रेरित हुए हैं, उससे हम बहुत प्रेरित हुए हैं। आई एम नॉट enamored of that progress. In fact, it almost seems as though God is God is God in his wisdom has prevented India from progressing on rush along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the resisting of materialism। यानी गांधी जी कहते हैं, मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूँ, यानी गांधी जी उस प्रगति से मोहित नहीं है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ईश्वर ने अपनी बुद्धिमत्ता से भारत को उन्हीं दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने से रोका है, ताकि भारत भौतिकवाद ताकि भारत भौतिकवाद की प्रवृत्ति यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन की प्रगति का प्रतिरोध करने के अपने विशेष दायित्व को पूरा कर सके। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही लंबा चैप्टर है। पैरा 17। आफ्टर ऑल, इस सभी के बाद आखिरकार देयर इज समथिंग देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैज कीप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। यानी आखिरकार हिंदू धर्म में अवश्य ही कुछ ऐसा है जिसने उसे आज तक जीवित रखा बनाए रखा है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, Syrian, पर्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इसने बेबीलोनियन, सीरियाई, फारसी और मिस्र का सभ्यताओं का पतन होते हुए देखा है। यानी इन सब का पतन हुआ, जिसमें सैरियन, बेबीलेशियन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इन सब का धीरे 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 पतन होता स्टार्ट हो गया, इस सब का पतन हुआ है, जिसे हिंदू धर्म ने देखा है। कास्ट अ लुक अराउंड यू, वेयर इज रोमन एंड वेयर इज ग्रीस। अपने अपने चारों ओर दृष्टि से डालिए, रोम कहाँ है और ग्रीस कहाँ है। गांधी जी कहते हैं रोम और ग्रीस कहाँ है, अपने अपने दृष्टि से उन्हें ढूंढिए। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबन ऑरेटर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। यानी क्या आज भी कहीं गिब्बन के वर्णित इटली को या बल्कि प्राचीन रोम को खोजा जा सकता है, क्योंकि क्योंकि समय रोम ही इटली था, क्योंकि उस समय रोम इटली था। नेक्स्ट, गो टू ग्रीस। ग्रीस जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एथेटिक सिविलाइजेशन। विश्व का सबसे फेमस वर्ल्ड फेमस एथिक सिविलाइजेशन कहाँ है। देन कमिंग टू इंडिया, इंडिया आइए। लेट वन गो, भारत आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट records and then look around you and you would be consi- constrained to say, yes, I see here ancient India is still living। गांधी जी कहते हैं आप ग्रीस जाइएगा, वहाँ विश्व का प्रसिद्ध एंटीक सभ्यता कहाँ है, फिर भी वो आपको नहीं पता। फिर भी अगर आप भारत आते हैं, आइए भारत, कोई भी सबसे प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन करें और उसके उसके बाद अपने अपने चारों ओर दृष्टि डालें, तो वह विवश होकर यह कहेगा, हाँ, यहाँ मैं प्राचीन भारत को आज भी जीवित देख सकता हूँ। यानी भारत हमारा ऐसा देश है जहाँ प्राचीन भारत के सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को सुरक्षित रखा गया है, यहाँ सारे चीज़ अवेलेबल है। आज भी आप हमारे भारत में बहुत सारे प्राचीन चीज़ देख सकते हैं। ट्रू, देयर वर dung heaps too,
यह सत्य है कि वहाँ पे गंदगी का ढेर भी दिखाई देगा, यानी हमारे भारत में गंदगी भी बहुत है, लेकिन बट देयर आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरीड अंडर देम, लेकिन उनके नीचे अमूल्य खजाने दबे हुए हैं। हमारे देश की जो धरती है इसके अंदर अनमोल रत्न सब है, खजाने छिपे हुए हैं। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड दिस survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines। और इसके जीवित बने रहने का कारण यह है कि हिंदू धर्म ने अपने सामने जो लक्ष्य रखा था वह भौतिक उन्नति नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति था। यानी जो हिंदू धर्म ने जो अपने सामने जो लक्ष्य रखा था वो भौतिक उन्नति नहीं था बल्कि आध्यात्मिक उन्नति था। नेक्स्ट पैसेज 20। आवर सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता, आवर कल्चर हमारी संस्कृति, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा स्वराज हमारी इच्छाओं को बढ़ाने अर्थात आत्मा भोग पर नहीं बल्कि इच्छाओं को सीमित करने अर्थात आत्मा संयम पर निर्भर करते हैं। यानी देखिए सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल। यानी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा स्वराज हमारी इच्छाओं को बढ़ाने अर्थात आत्मभोग पर नहीं बल्कि इच्छाओं को सीमित करने अर्थात आत्मसंयम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पैरा 21। यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउटफुल suited for the Europeans, but it will means ruin for India। यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है कोई संदेह नहीं है इस पर कि वो अपने यूरोप के लिए वो सुटेबल है, बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए बर्बादी है। इफ वी अगर हम इंडेव आवर टू कॉपी इट, अगर हम इसकी नकल करते हैं यानी इसका कॉपी करते हैं जैसे उसका कॉपी करेंगे, दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड assimilate whatever may be good and capable। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उसमें जो कुछ अच्छा है और जिसे हम आत्मसात कर सके उसे अपनाए नहीं, उसे अपनाए नहीं यानी उसे अपनाना नहीं है। आवर assimilation by us as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever might have have crept into it। यानी इसी प्रकार इसका यह भी अर्थ है नहीं है कि स्वयं यूरोपवासियों को अपनी सभ्यता में घुस घुस आए दोषों को छोड़ना नहीं पड़ेगा। यानी गांधी जी कहते हैं इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उसमें जो कुछ अच्छा हो उसे जिसे हम आत्मसात कर सके, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन में जो अच्छा है उसे हम आत्मसात करके अपने उसे और अपनाए नहीं, उसे अपनाना नहीं है। इसी प्रकार उसका यह भी अर्थ है कि स्वयं यूरोपवासियों को अपनी सभ्यता में घुस आए दोषों को छोड़ना नहीं पड़ेगा। यानी यूरोप के सिविलाइजेशन को नहीं अपनाना है क्योंकि ये उसमें छोड़े गए दोषों को, घुसे हुए दोषों को छोड़ना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट द incessant search for material comforts and their multiplications is such an evil and make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves। यानी इस पैराग्राफ का यह मतलब है कि भौतिक सुख सुविधाओं की निरंतर खोज और उसकी निरंतरता
वृद्धि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बुराई है। यानी जो हम अपने सुख के लिए दूसरे चीज़ का यूज करते हैं और निरंतर खोज और उसमें वृद्धि अपने आप में एक बहुत बड़ी बुराई है। गांधी जी कहते हैं, मैं साहस पूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि यदि यूरोपवासी उन उन सुख सुविधाओं के बोझ तले नष्ट होने से बचना चाहते हैं, अगर यूरोपवासी को वो संदेश देते हैं कि अगर वो इससे बचना चाहते हैं इन सुविधाओं से, ताकि इसका एक बोझ अपने ऊपर वो बना न ले, बचना चाहते हैं इस बोझ से, तो वे जिसके दास बनते जा रहे हैं उन्हें भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो उन्हें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि आप यूं ही नहीं किसी के दास बन सकते हैं। ये गांधी जी का कहना है। नेक्स्ट, इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टन डेथ। हो सकता है मेरी समझ या अध्ययन अध्ययन में त्रुटि हो, लेकिन मैं यह भली भांति जानता हूँ कि भारत का स्वर्ण मृग गोल्डन फ्लीस के पीछे भागना निश्चित विनाश को आमंत्रित करना है। लेट अस engrave on our hearts the, the motto of a western philosopher, यानी हम एक पाश्चात्य दार्शनिक के इस सूत्र वाक्य को अपने हृदय पर अंकित कर ले। गांधी जी कहते हैं कहते हैं, हम एक पाश्चात्य दार्शनिक के इस सूत्र को वाक्य को अपने हृदय पर अंकित कर ले, जो वाक्य है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन सिंपल जिंदगी और हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। टुडे it is certain that the millions cannot have high living, and we the few who profess to do the thinking for the messages run the risk in a vain sear search after high living of missing high thinking। गांधी जी कहते हैं, आज यह निश्चित है कि करोड़ों लोग उच्च उच्च स्तर का भौतिक जीवन नहीं जी सकते, यानी उच्च स्तर की जिंदगी को नहीं जी सकते हैं। और हम जो कि थोड़े से लोग हैं जो जनता के लिए सोचने का वादा करते हैं, दावा करते हैं, जो जनता के लिए सोचने का दावा करते हैं, यदि व्यर्थ ही उच्च भोग विलास की खोज में लोग रहेंगे, तो इस बात का खतरा है कि हम उच्च विचारों को ही खो बैठेंगे। गांधी जी कहते हैं कि जो जनता के लिए सोचने का दावा करते हैं, यदि व्यर्थ व्यर्थ ही उच्च भोग का विलास की खोज में लगे रहेंगे, तो इस बात का खतरा है कि हम अपने विचारों को ही खो बैठेंगे। नेक्स्ट, पैरा 23, सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट in the deliberate and voluntary restriction of wants. This alone increases and promotes contentments, contentments, real happiness and capacity for service। यानी इसका यह अर्थ है, सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म, शब्द के वास्तविक अर्थ में सभ्यता इच्छाओं की वृद्धि में नहीं बल्कि शब्द के वास्तविक अर्थ में सभ्यता इच्छाओं की वृद्धि में नहीं बल्कि इच्छाओं की इच्छाओं को जानबूझकर और स्वेच्छा में सीमित करने में निहित होती है। यही एक बात संतोष, सच्चे सुख और सेवा की क्षमता को बढ़ाती है, प्रोत्साहित करती है। यानी गांधी जी कहना चाहते हैं, शब्द के वास्तविक अर्थ में सभ्यता इच्छाओं की वृद्धि में नहीं है, अगर आपको उन्हें ढूंढना है, बल्कि इच्छाओं को जानबूझकर और स्वेच्छा से सीमित में निहित होती है।
शिक्षा हमारी सीमित में निहित होती है। यही एक बात संतोष, सच्चे सुख और सेवा की क्षमता को बढ़ाती है और प्रोत्साहित करती है, और हमें प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट, पैरा 24। A certain degree of physical harmony, a certain degree of physical harmony and comfort is necessary। यानी शारीरिक संतुलन और कुछ हद तक भौतिक सुविधाएं आवश्यक होती है। but but above a certain level it becomes a hindrance instead of help। किंतु एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर कुछ एक एक निश्चित सीमा, जब ये किसी सीमा को पार कर जाता है, उससे ज्यादा होने पर वही सहायता के स्थान पर बाधा बन जाती है। वही हमारी ताकत, हमारी कमजोरी बन जाती है। इसलिए therefore the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusion and a snare। यानी इसलिए असीमित इच्छाएं पैदा करने वाले और उन्हें पूरा करने का आदर्श एक भ्रम और एक फंदे के समान प्रतीक होता है। यानी गांधी जी कहते हैं कि हमें असीमित इच्छाओं पैदा करने के लिए और उन्हें पूरा करने का आदर्श और उन्हें एक भ्रम और एक फंदे के समान प्रतीत होता है, जो कि हमें लगता है कि एक फंदे में फंसा लेगा। दिस सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस the satisfactions of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a certain point, a dead stop, before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness. A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hindrance him in his service of humanity, on which all his energies should be concentrated। इस पैरा के माध्यम से गांधी जी कहना चाहते हैं, मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यहाँ तक कि उसके सीमित स्वार्थ से जुड़ी बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी एक निश्चित सीमा पर आकर रुक जानी चाहिए। यानी हमारी जितना भी स्वार्थ है, आवश्यकता की चीज है, वो एक निश्चित समय पर आकर रुकनी चाहिए, इससे पहले कि वो शारीरिक और बौद्धिक भोग विलास में बदल जाए। उससे पहले कि वो हमारे भोग विलास में, शारीरिक और बौद्धिक भोग विलास में बदल जाए, उससे पहले रुक जानी चाहिए। मनुष्य को अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि वे मानवता की सेवा में बाधक न बने। यानी मनुष्य को शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि वे मानवता की सेवा के बंधक न बन जाए, ये बाधक न बने, क्योंकि उनकी समझ शक्तियाँ उसकी सेवा पर केंद्रित होनी चाहिए। उनका समझ, जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो सारे उनके सेवा पर केंद्रित होनी चाहिए। शायद ये लास्ट होगा। तो हमारा चैप्टर आज यहीं पे एंड होता है। थैंक यू। आज का चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।